Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif Rahman, lecturer of Computer Science. Today our subject is Programming 1 C++. हमारा जो आज का टॉपिक है, हम जो सी प्लस प्लस में जो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। हिस्ट्री में जाने से पहले हमने जो प्रीवियस वीक था, हमारे पास वीक नंबर 1 जो था, हमने उसमें लैंग्वेज को ब्रीफली डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। हमने इसमें डिस्कस किया था कि लैंग्वेज हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, इसमें हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास फर्दर लैंग्वेज थी, जिसमें हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज थी, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज हमारे पास, इवन ड्राइवन लैंग्वेज थी हमारे पास, और हमारे पास आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी। ये हमारे पास लैंग्वेज थी जो हमने डिस्कस की थी। और इसके अलावा हमने जो पिछला वीक है उसमें हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांसलेटर किससे कहते हैं, ट्रांसलेटर कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास ट्रांसलेटर की बेसिक 3 टाइप्स थी, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये तो हमारे पास वीक 1 का थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया कि वीक 1 में हमने क्या लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आते हैं वीक नंबर 2 के बाद। वीक नंबर 2 में हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। पहले सी प्लस प्लस की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि सी प्लस प्लस कैसे डेवलप हुई, कैसे इन्वेंट हुई, इसका नाम सी प्लस प्लस क्यों रखा गया। इन अर्ली 1980s, C++ was developed by Bijan Stroustrup at Bell Laboratories and it was designed for the Unix system environment. 1980s के जो टाइम पीरियड है, इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बीजन स्ट्रॉस्ट्रप। बीजन स्ट्रॉस्ट्रप बेल लैबोरेटरीज में 1980s में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बेसिकली डेवलप किया था। और इसको डेवलप करने का मेन मकसद क्या था कि इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना था फर्स्ट टाइम ये बना था सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और इसको जो डेवलप सी प्लस प्लस जो हमारे पास जो लैंग्वेज डेवलप की थी, इसका जो इन्वेंटर था उसका नाम था हमारे पास क्या था, बीजन स्ट्रॉस्ट्रप। इससे पहले कहते हैं कि जो इसके अगर से पीछे हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, तो इससे पहले हमारे पास सी प्लस प्लस से पहले हमारे पास सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। सी लैंग्वेज हमारे पास जो डेवलप की थी, ये तकरीबन इसका जो टाइम पीरियड था वो आई थिंक सो वो था 1970s का टाइम पीरियड था। 1971 या 73, कोई कहते हैं, कोई 71 कहते हैं, कोई 73 कहते हैं। तो जो टाइम पीरियड 1970s का हम कहते हैं, 1970s का टाइम पीरियड था। उसमें एक साइंटिस्ट हमारे पास जिसका नाम था डेनिस रिच। डेनिस रिच या डेनिस रिची इसको बोलते हैं। डेनिस रिची ने बेसिकली सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। और सी लैंग्वेज जो हमारे पास पहले जो सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, सी लैंग्वेज का को जो डेनिस रिच जो हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने सी लैंग्वेज का सी लैंग्वेज नाम क्यों रखा, क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस लैंग्वेज थी वो बेसिकली स्टार्ट होती थी बी से, मतलब बी अल्फ़ाबेट से उनका ज़्यादा स्टार्ट था, जैसे बेसिक थी। तो बेसिक लैंग्वेज के बाद जब डेनिस रिच ने उस लैंग्वेज में फर्दर काम किया कि अपनी नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था सी। तो सी को जब उससे लैंग्वेज रखी तो सी को उसने उससे कहा इसका लैंग्वेज का क्या नाम रखूँ। तो उससे अल्फ़ाबेट्स देखे, पहले बी है तो उससे पहले जैसे ए से पहले एक एडा एडा लैंग्वेज थी। एडा लैंग्वेज के बाद हमारे पास बेसिक आई, बीच में बोल भी थी, ऐसे ये बी से ओ लैंग्वेज भी जो बेसिक है। बी आई हमारे पास, बी के बाद हमारे पास फिर सी लैंग्वेज आई। सी लैंग्वेज ने जो सी लैंग्वेज डेनिस ने उसमें इसमें काम किया। फिर सी लैंग्वेज के बाद फिर कुछ अर्से के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया बिजन स्टार्टअप, जिसने सी लैंग्वेज में कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ चेंज करने के बाद अब उसने उस लैंग्वेज को थोड़ा सा ईजी बना दिया, थोड़ा सा रिलायबल बना दिया, पोर्टेबल बना दिया, ठीक है। उसमें चेंज करने के बाद उसने उसको उस जो चेंज किए उसके बाद उसने कहा भाई अब इस लैंग्वेज को मैं क्या नाम रखूँ, क्योंकि उसने सी लैंग्वेज में ही मॉडिफिकेशन किए। तो इसलिए उसने इस लैंग्वेज का नाम सी के बजाय सी प्लस प्लस लिख दिया। बेसिकली जो प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि आप हम कह सकते हैं वन स्टेप फॉरवर्ड। तो इसलिए उसने इस लैंग्वेज का नाम रखा सी प्लस प्लस। ओके, नाउ हाउ कैन वी डिफाइन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कहते हैं, अगर इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें कि हाउ कैन वी डिफाइन सी प्लस प्लस, तो हम कहते हैं it is a set of valid sequence of instructions having at least one function and the name of that function is called main and is called a valid C++ program। अगर हम कहते हैं भाई सी प्लस प्लस प्रोग्राम को डिफाइन करें, सी प्लस प्लस अगर डिफाइन करें तो उसकी मेन इसकी खासियत या इसकी अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी कि हम कहते हैं भाई हाँ दिस इज अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, या उस प्रोग्राम को देख हम पहचान सकते, हम कहते हैं भाई दिस इज अ वैलिड, दिस इज अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो उसको ऐसे डिफाइन हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऐसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो वैलिड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें कम से कम एक ऐसा फंक्शन यूज हो रहा है कि जिसको हम कहते हैं मेन। एक ऐसा फंक्शन कि हर वो प्रोग्राम अगर उसमें मेन का फंक्शन यूज हो रहा है, मेन ये मेन कीवर्ड उसमें अगर यूज हो रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं हाँ भाई ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है।
क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्राम की खासियत ये है, इसकी उसकी पहचान ये है कि उसमें मेन का फंक्शन लाजमी यूज़ होगा। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है वो हमारे पास यूज़ होता है कंपाइलर। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज़ अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। सो इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है, इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ हो रहा है, इसमें हमारे पास डिफरेंट डिजिट्स का और अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल है, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। व्हाट डज मीन बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज? केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? देखिए मैंने नीचे ये नेक्स्ट लाइन में मैंने डिफाइन भी किया हुआ है केस सेंसिटिव को। कहते हैं सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू बाउंड टू राइट आइदर स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट्स ड्यूरिंग राइटिंग सिंपल प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। मतलब ये कि जब भी आप सी प्लस प्लस के अंदर सी प्लस प्लस में आप कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं, कोई प्रोग्राम या कोई कोडिंग करेंगे, तो उस कोडिंग में आपको ये ख्याल रखना होगा कि आप जो अल्फ़ाबेट से जो भी सिंबल टाइप कर रहे हैं वो कैपिटल है या स्मॉल है। अगर सी प्लस प्लस के मुताबिक, अगर कोड के मुताबिक अगर वहाँ पर स्मॉल तो आप स्मॉल ही पुट करोगे, अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट तो कैपिटल अल्फ़ाबेट ही पुट करोगे। अब अपनी मर्ज़ी से कैपिटल को स्मॉल में या स्मॉल को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर उसमें एक फुल स्टॉप भी आप बिगाड़ने की कोशिश करोगे या कैपिटल ए को अपर केस को लोअर केस में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट एन एरर्स। That's why we say that C++ is a case sensitive language and it includes object oriented programming। इसमें object oriented programming की कुछ qualities भी ऐड की गई हैं। अब object oriented programming में क्या है? object oriented programming में हमारे पास कुछ इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं उसमें इनकैप्सुलेशन के फीचर्स को ऐड किया गया है, इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को, एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में ऐड करने के बाद इसको सी प्लस प्लस बनाए तो सी प्लस प्लस कहा जाता है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, दूसरी टर्म यूज होती है हमारे पास केस insensitive। व्हाट डज इट मीन बाय केस insensitive? Those languages that do not need to write either small or capital alphabets during writing program is called case insensitive. For example, HTML. The popular example of case insensitive is example of HTML. अब hypertext markup लैंग्वेज है। अगर आप वो उस लैंग्वेज में कोडिंग करना शुरू करते हैं तो आपकी मर्जी, आप स्मॉल लेटर्स में करें, कैपिटल लेटर में, आप अपर केस में टाइप करें या लोअर केस में, आप कैप्स आपकी पैड का कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई एरर नहीं आएगा। बट सी प्लस प्लस में अगर आपने छोटे से स्मॉल लेटर को भी कैपिटल में पुट करने की कोशिश करोगे देन यू विल गेट एन एरर। ओके, अब आते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के ऊपर क्या आया। सी प्लस प्लस में जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें किन किन पोर्शंस को आपको देखना पड़ता है या उसमें आपको आप किन चीज़ों को अपने जहन में रख के आप उसको कोड करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम की। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट लाइन हम राइट करते हैं, ये राइट करते हैं जैसे हम करते हैं हैश। सबसे पहले लेटर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये लेस देन का साइन, देन आई स्ट्रीम, क्लियर, आई स्ट्रीम डॉट एच, फिर ग्रेटर देन का साइन। इसके बाद हम लिखते हैं मेन। ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर इसमें हम ये स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है सी आउट, ये डबल एजन का साइन है, इसको हम इंजर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर पे डबल कोट, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, रकम सेमीकोलन और फिर यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेस। अब ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया हैश इनक्लूड स्ट्रीम डॉट अटैच, ये मेन, ओपनिंग ब्रेस, ये जो सी आउट, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये सब क्या है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइन हमारे पास, सबसे जो टॉप जो पहली लाइन लिखी हुई है हैश इनक्लूड स्ट्रीम डॉट अटैच, ये दो लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर जो हमने इसको क्लोज किया हुआ है, बेसिकली जो ये लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये जो हमारे पास मेन लिखा हुआ है, मेन, उसके आगे ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। दिस लाइन इज कॉल्ड फंक्शन। तो हमने कहा कि अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको ये मेन फंक्शन नजर आ जाए तो आप कहते हैं भाई सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, अगर उसमें मेन फंक्शन नहीं है तो फिर वो किसी और लैंग्वेज से वो कोड बिलोंग कर सकता है। ये जो हमारे पास है, ये स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, फिर क्लोजिंग ब्रेस। अब आए इन एक एक जो लाइन है, जैसे ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स का एक पोर्शन है, एक पोर्शन मेन फंक्शन है, एक पोर्शन हमारे पास स्टेटमेंट, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे काम करते हैं।
हम ये भी कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके सेट ऑफ 3 पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सेकंड पोर्शन है द मेन फंक्शन, थर्ड पोर्शन है द सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स। अब आते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ऊपर। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? ओके, हाउ कैन वी डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? जैसे प्री प्रोसेसर के नाम से जाहिर होता है, देखें प्री प्रोसेसर, प्री कहते हैं बेसिकली पहले से, और प्रोसेसर का वर्ड ड्राइव हुआ है प्रोसेसिंग से, मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी प्रोसेसिंग टास्क जो कि पहले से दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि पहले से ये डायरेक्टिव्स किसे कहते हैं? डायरेक्टिव्स कहते हैं बेसिकली, डायरेक्टिव्स का वर्ड निकला डायरेक्टरी से, मीन इंस्ट्रक्शन से। तो वो इंस्ट्रक्शन जो कि पहले से दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। समझ आई ना? मतलब जैसे आप इसके नाम से आप देख सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री कहते हैं पहले से, और प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग है, और डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, या वो डायरेक्टिव्स को बोलते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो कि हम किसी चीज़ को भी, किसी भी काम, कोई भी काम शुरू होने से पहले, हम उस काम शुरू होने से पहले हम जो इंस्ट्रक्शंस पहले से यूज़ करते हैं, पहले से फॉलो करते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब देखते हैं कि ये सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। आइए इसको अब देखते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। The instructions that are given to the compiler before the beginning of the actual program is called preprocessor instructions. वो इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंपाइलर को किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले, जब आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं ना, तो प्रोग्राम को हम जब कोड कर लेते हैं, कोड करने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करते हैं हम किसकी मदद से? कंपाइलर की मदद से। तो कहते हैं कि मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं बीच में कंपाइलर भी कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को कंपाइलर ट्रांसलेट भी करता है, मतलब कंपाइल भी करता है, उसको वो रन भी करता है, ठीक है। तो रन करने से पहले हम हमेशा अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से हम क्या देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर को चेक करते हैं, इसमें एरर तो कोई मेंशन नहीं है। अगर कोई एरर ना हो, उसमें 0 एरर्स हो, तो फिर उसके बाद हम इसे रन करते हैं। अगर एक भी एरर आएगा तो आपका जो कोड है, आपका जो प्रोग्राम है, वो रन नहीं होगा। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले हम उसको कंपाइल करते हैं, मतलब ट्रांसलेट करके चेक करते हैं आया इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो कहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो कि हम किसी भी कंपाइलर को देते हैं किसी भी प्रोग्राम के रन होने से पहले, उन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं क्या? दीज आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स ही बोलते हैं। The compiler adds these instructions or code from these directives into the program at the time of compilation. कंपाइलर क्या काम करता है? जो हम इंस्ट्रक्शंस प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स के जरिए हम देते हैं, कंपाइलर क्या करता है? उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? उन डायरेक्टिव से, उस जगह से, उन डायरेक्टिव्स कहते हैं उन लोकेशन से, उस लोकेशन से या उन फोल्डर से उठाकर उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम के साथ ऐड कर देता है जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं कंपाइलर को ना, मतलब इंस्ट्रक्शन हम देते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए। तो हम कहते हैं दोस इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। वो इंस्ट्रक्शन जो कि किसी भी प्रोग्राम का शुरू होने से पहले आप कंपाइलर के थ्रू उससे देते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। फिर कहते हैं इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। फिर कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर उस इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम ऑफ कंपाइलिंग, एट अ टाइम ऑफ कंपाइलिंग क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोग्राम के साथ ऐड करता है ताकि प्रोग्राम में कोई एरर ना आए, ठीक है। अब देखिए हर इंस्ट्रक्शन को देने का कोई ना फायदा, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, हमारे जो बच्चे अगर घर से बाहर जाते हैं या बच्चे बाहर निकलते हैं, हम उसको कहते हैं भाई बच्चे बाहर जा रहे हो तो ख्याल से जाना, किसी से कुछ चीज़ लेकर मत खाना, या अपने एहतियात से जाना, सड़क एहतियात से पार करना, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई पहले इंस्ट्रक्शन तो दिए कि किसी से कुछ चीज़ लेकर मत खाना, हम इसको इंस्ट्रक्शंस तो दे रहे हैं। अगर बच्चे को इंस्ट्रक्शन हम दे दें और कोई भी इसको कोई गलत चीज़ दे दे कि वो चीज़ खाने से उसका गला ख़राब हो जाए, उसको बुखार हो जाए, या उसको कोई सडनली कोई डायरिया या कोई और बीमारी हो जाए, तो एरर आ सकता है ना। तो एरर आने से पहले हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किसी अनजान बंदे को कुछ चीज़ देकर मत खाना। तो ये भी एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं रिलेटेड। दूसरी एग्जांपल हमने दिए कि आप सड़क पार करते हुए ध्यान रखना। हम इसको क्यों कहते हैं कि अगर सड़क पार करते हुए अगर वो ध्यान नहीं रखेगा, मतलब जो इंस्ट्रक्शन हम पहले से दे रहे हैं, जिसको हम प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव से प्री प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, अगर हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो बगैर देखे अगर वो सड़क पार करेगा तो नतीजा क्या है? वो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा? उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी मौत वाक़ई हो सकती है,
उसको कोई मोच आ सकती है या उसको कोई फ्रैक्चर हो सकते हैं या कोई भी इसकी वजह से दूसरी गाड़ी आपस में टकरा सकती हैं। तो इसी तरह हम जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने से पहले हम प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स के जरिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई प्रोग्राम में ये फंक्शन यूज़ होने जा रहा है। ये फंक्शन कंपाइलर को कहते हैं कि भाई ये फंक्शन रन होने यूज़ होने जा रहा है। अगर ये फंक्शन तुम्हारे सामने आए तो तुम एरर मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से बता दें कि ये फंक्शन का ये काम है। तो अब कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, इसका अपना एक तरीकेकार, अपना एक पैटर्न है। तो कहते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स को यूज़ करने से पहले क्या कहते हैं, इट स्टार्ट्स विद द हैश साइन। ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव स्टार्ट होते हैं किसके साथ, हैश साइन के साथ, एंड कीवर्ड इंक्लूड, एक इसके साथ कीवर्ड यूज थे इंक्लूड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, अपने पहले हैश लिखेंगे, फिर लिखेंगे कीवर्ड इंक्लूड। इंक्लूड के आगे हम इस लेस देन ग्रेटर साइन के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड हेडर फाइल। मतलब लेस देन और ग्रेटर सिंबल के अंदर जो हम ये इंफॉर्मेशन iostream.h लिखा हुआ है, इसको हेडर फाइल बोलते हैं। क्या कहते हैं, द अबव स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द फाइल iostream.h इन द सोर्स फाइल बिफोर कंपाइलिंग इट। क्या कहते हैं, इस लाइन को लिखने का मकसद क्या है कि हम क्या कह रहे हैं, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि जो iostream.h फाइल है, iostream.h फाइल है, ठीक है, ये सोर्स फाइल का हिस्सा है। मतलब कंपाइल करने से पहले बता रहे हैं कि iostream.h, अब ये iostream.h क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, सारी इंफॉर्मेशन इसके बैक एंड में, इसके अंदर पुट है। बट ये इन्फॉर्मेशन हम किसके थ्रू दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये हेडर फाइल की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स। और प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स को स्टार्ट करने का तरीका कार के, पहले लिखते हैं हैश, फिर लिखते हैं कीवर्ड इंक्लूड। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हो गया, ठीक है, इसके थ्रू हम ये हेडर फाइल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज हेडर फाइल। हेडर फाइल किसे कहते हैं, header file are a collection of standard library functions to perform different tasks. Header file के, it's a collection of standard library functions. It's a collection of library functions that are used to perform different tasks. ये वो library function के अंदर ये वो task हैं जो कि ये वो information है कि जो हम different task को perform करने के लिए use किए जाते हैं। C++ के अंदर एक built in library function की फाइल फोल्डर पर होता है। मतलब ये जिस लैंग्वेज जिससे बनाई है ना, मतलब ये जो बीजन स्टार्टअप, उसने इस लैंग्वेज के अंदर पहले से एक हेडर फाइल के एक पहले से एक उसके अंदर एक लाइब्रेरी फंक्शंस का फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं और हर एक हेडर फाइल का डिफरेंट टास्क है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हर एक हेडर फाइल यूज की जाती है। कहते हैं देयर आर मेनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ईच हेडर फाइल कंटेन Each header files contain different types of predefined functions. हर एक header file में different predefined functions बनाए गए हैं। And many header files can be included in one program. आप एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा header files को include कर सकते हैं। The header file must be included in the program before calling any of the function in the program. आप कहते हैं कि किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले उसमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, फंक्शन कॉल करो, अब इस हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की तो क्या होगा, उसमें एरर आ जाएगा। क्लियर, कैसे होगा इसको हम क्लियर करके आगे देखेंगे। अब हेडर फाइल को भी डिफाइन करने का, उसको डिक्लेयर करने का इसका अपना एक तरीकेकार है। सबसे पहले लिखते हैं द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल इज डॉट एच। हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन हम यूज होती है वो हमारे पास यूज होती है डॉट एच। जैसे कि ये देखें ऊपर हमने लिखा था, ये यहाँ पर, ये किसी भी हेडर फाइल के साथ उसकी एक्सटेंशन डॉट एच के, इस हेडर फाइल की एक्सटेंशन है, उस हेडर फाइल का नाम क्या है, iostream। सेकंड थिंग, द इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल। किसी भी हेडर फाइल को ऐड करने के लिए, इसको इंक्लूड करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स का, इंक्लूड डायरेक्टिव्स का। The name of the file is written with the angle brackets, angle brackets after hash include, and it can also be read in double quotes. अब हेडर फाइल को लिखने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहली बात क्या कि जब भी आप हेडर फाइल लिखो उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, मतलब डॉट एच, iostream.h। फिर आप हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ठीक है, हेडर फाइल को किसी भी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, जैसे कि ये। फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हो, और ठीक है, और उसको आप किसी भी डबल कोड के अंदर भी लिख सकते हो। आप चाहे आप एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं, डबल कोड यूज करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो डॉट एच है, जो हमारे इसके एक्सटेंशन डॉट है, इसके दो मीनिंग्स लिखते हैं। पहला मीनिंग क्या है, डॉट एच मीन हिडन, ऑल द हिडन फाइल्स आर इनविजिबल। मतलब कि एक हेडर फाइल है iostream। अब iostream
किसको सपोर्ट करती है? बेसिकली आईस्ट्रीम सपोर्ट करती है सी आउट और सी इन फंक्शंस को। अब आप कहोगे सी आउट क्या है और सी इन क्या है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हो सी प्लस प्लस के अंदर दो फंक्शन यूज होते हैं, सी आउट और सी इन। मेन दो फंक्शन सी आउट सी इन। सी आउट हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, सी इन हम यूजर से वैल्यू लेने के लिए यूज करते हैं। अब ये दो फंक्शन तब काम करेंगे जब आप आईस्ट्रीम डॉट एच ऊपर ऐड करोगे। अगर आप आईस्ट्रीम डॉट एच यूज नहीं करते, आप ऊपर ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते, तो जैसे कंपाइलर सी आउट या सी इन के पास आएगा तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी भी हेडर फाइल है, ठीक है, अब हेडर फाइल के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता कि किस तरह हमें पढ़ना पड़ता है। अब हेडर फाइल के पीछे जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब की सब हमारे पास क्या होती है? इनविजिबल होती है। दूसरा डॉट एच का एक और भी मीनिंग है। डॉट एच मीन कहते हैं मीन हेडर के, मतलब कि इट रोट ऑन द टॉप ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफाइंड एट द हेडर फाइल, मतलब दोस फाइल्स, those information that is written at the top of the program, those information or those codes that we are write at the top of the programs, they are called header files। तो इसको डॉट एच इसलिए भी बोलते हैं, एक तो पहली बात इसका मतलब ये है कि इसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हिडन होती है, मतलब हाइड होती है, वो इनविजिबल होती है, हमें नजर नहीं आती। दूसरी बात, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा हम टॉप पर लिखते हैं, टॉप पर मतलब एट टॉप ऑफ द हेडर में हम लिखते हैं, इसलिए हम इसको हेडर भी बोलते हैं। सिंटैक्स के हेडर फाइल का पहले हैश इंक्लूड लिखते हैं, फिर पोजिटिव पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप एंगल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, आप इसको डबल कोट के अंदर भी इनक्लोज करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हैश इनक्लूड डॉट एच, देखिए एंगल ब्रैकेट में डॉट एच उसकी एक्सटेंशन के साथ, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आईस्ट्रीम के बारे में बता रहे हैं। द वर्ड आईस्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आईस्ट्रीम का मतलब क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। द हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ built-in input and output functions and objects. A header file, let's suppose another example of header file is math.h, is used in program to use predefined mathematical functions. अब एक और हेडर फाइल हमारे पास math.h। अब math.h किस लिए यूज किया है? अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे आप कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, टेंडर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये तब स्क्वायर रूट, कॉस, टेंडर, ये फंक्शन तब काम करेंगे जब आप हेडर फाइल math.h यूज करोगे। अगर ये यूज नहीं करते तो वो फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके ओके जी, जो ये मेन फंक्शन है, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक के क्लास है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा मेन फंक्शन को। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो सके आपको प्री प्रोसेस डेटा से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।